मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे संभवतः डिजिटल रुपी के बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। एक खबर जो अखबारों में छपी है और न्यूज़ में भी थी दोस्तों, वो 2 फिंगर टेस्ट को लेकर के थी। 2 फिंगर टेस्ट, अभी भी यह टेस्ट जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि इसके विरुद्ध अपना फैसला सुना चुका है। और अब फिर से इस पर रोक लगाने के लिए कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करें कि अब इस पर रोक लगाई जा चुकी है। और ये भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करने वालों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। बहुत साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जो आईपीसी की धारा 375 है, जो दुष्कर्म से संबंधित है, के मामले में इसका कोई मतलब नहीं है कि महिला यौनाचार की अभ्यस्त है या नहीं। यह टेस्ट पूरी तरह से एक गलत धारणा पर आधारित है और एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, पिछड़ी और आक्रामक जांच के रूप में अभी भी प्रचलित है, जिसे उन्होंने बहुत गलत ठहराया है। मुझे लगता है कि इसके बारे में अखबारों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको एडिटोरियल कमेंट पढ़ने को मिले। आप जरूर इसे थोड़ा सा विस्तार से देख लीजिएगा, बस थोड़े से ही विस्तार से देखने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मैंने आप सबसे जीएम सरसों के बारे में कुछ बातें की थी। सरसों का जो हाइब्रिड तैयार किया गया है, या कह लीजिए कि उन्नत बीज जिसे हम कहते हैं तैयार किया गया है, 2-3 दिन पहले शायद मैंने इस विषय पर आप सबसे बातें की थी और मैंने आप सबसे कहा भी था कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी इस तरह की भाषा में आप सबसे बातें कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप दूरदर्शन न्यूज़ से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि आप जुड़े हुए होंगे तो निश्चित रूप से कल आपको इसी विषय पर बाकायदे डिस्कशन सुनने को मिला होगा। दूरदर्शन पर जो डिस्कशन होते हैं, इनफैक्ट उसे डिस्कशन नहीं कहना चाहिए, बेसिकली वो ओपिनियंस होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं कि एक दूसरे से बहस की जा रही है, एक दूसरे की बात को काटा जा रहा है, ऐसा नहीं होता। दूरदर्शन के डिस्कशन का क्या फॉर्मेट है कि जो न्यूज़ रीडर हैं विषय का चयन करने के बाद उनसे उस विषय पर प्रश्न पूछते हैं और ये जो विशेषज्ञ हैं उन प्रश्नों के जवाब देते हैं, बस इतना ही। कल जीएम सरसों पर ही यह डिस्कशन हुआ था, या यूं कह लीजिए कि विशेषज्ञों की राय जानी गई थी। 2 विशेषज्ञ आए थे और वह डिस्कशन इतना खूबसूरत था कि अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट डिस्कशन मैं उसे कहना चाहूंगा। आपको मैंने बताया था कि जीएम जो सरसों है, या कह लीजिए कि जो जीएम फसलें होती हैं, अगर हम उसे विस्तार के साथ कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट को बाकायदे इस पर बहुत ही डिटेल में लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया है। ऐसी स्थिति में जीएम सरसों का आना डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, राइट। तो इस विषय पर मैं चाहूंगा कि आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, न केवल जीएम सरसों को ही लेकर के बल्कि जीएम टॉपिक को ही लेकर के कि ये जीएम मॉडिफाइड जिसे हम कहते हैं, जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से तैयार किए जाते हैं, इसका क्या इतिहास रहा है, इसका क्यों विरोध होता है, इसका किस तरीके से हमारे देश को लाभ मिल सकता है, इन सब पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और कल के डिस्कशन में इन सब के बारे में बहुत विस्तार के साथ बताया गया था कि क्या क्या इसको लेकर के आशंकाएं हैं, क्यों इन बीजों का विरोध किया जा रहा है, वो कितने सही हैं, वो कितने गलत हैं, अलग अलग एंगल से उस पर बात की गई थी, जिसे मैं एक कंप्लीट डिस्कशन कहना चाहूँगा। यदि आपने रेडियो न्यूज़ सुनी हो तो रेडियो न्यूज़ में भी बाकायदे इस पर डिटेल में थोड़ी सी बातें की गई हैं। रेडियो न्यूज़ की जो बातें थी यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। रेडियो न्यूज़ में ये बताया गया था कि हमारे देश को साल भर में 2.5 करोड़ टन की ज़रूरत होती है, जिसमें उत्पादन केवल हम 90 लाख या 1 करोड़ टन जो आपके खाद्य तेलों के जो बीज होते हैं वह कर पाते हैं। अगर हम खाद्य तेल की मांग करें, केवल तेल की मांग करें, तो
आप देख सकते हैं कि वह कितना कम है और इसकी पूर्ति के लिए हमें विदेशों से तेल, खाद्य तेल, देखिए जब मैं तेल कह रहा हूं तो मेरी समझ से शायद गलत शब्द है, यहाँ खाद्य तेल शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तेल का मतलब तो फिर पेट्रोलियम पदार्थ भी हो जाता है, खाद्य तेल। इसके लिए हमें हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दूरदर्शन पर बाकायदे डेटा दिखाया गया था कि किस तरीके से सन 2021-22 में हमें 1,17,000 करोड़ रुपए आयात पर खर्च करने पड़े थे। तो डेफिनेटली अगर हम सरसों के उत्पादन को बढ़ा सके तो ये जो विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ती है आयात के बदले में, उस पर नियंत्रण हो सकेगा। तो यह एक बहुत अच्छा डिस्कशन था। मैं चाहूंगा कि यदि आपने डिस्कशन नहीं सुना है तो बाकायदे आजकल तो बाद में भी अवेलेबल होता है, आप उस डिस्कशन को जरूर सुने। बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन वह है। दोस्तों, अब मैं आता हूं डिजिटल रूपी पर। यह भी खबर थी रेडियो न्यूज में भी और बाकायदे दूरदर्शन न्यूज पर भी, डिजिटल रूपी। इसके बारे में जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो 2-3 चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, 2-3 बातें पहले मैं वो स्पष्ट करना चाहूंगा। अखबारों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। तो जब हम कह रहे हैं सेंट्रल बैंक तो याद रखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक का मतलब होता है केंद्रीय बैंक, जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो डिजिटल रूपी की जो शुरुआत की जा रही है वो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। इसका जो नाम भी है डिजिटल रूपी, तो हम कह रहे हैं इसका जो नाम है वो है CBDC। CBDC, C फॉर सेंट्रल, B फॉर बैंक, D फॉर डिजिटल, C फॉर करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये पूरा नाम हो गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्योंकि हमारे यहाँ की करेंसी रुपी है तो हम बोलचाल में इसका उपयोग कर रहे हैं डिजिटल रुपी, राइट। अभी सरकार ने केवल इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है, बाद में फिर इसे और बढ़ाया जाएगा। जब आप प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है पर न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ बातें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे इसका जो लेन देन है केवल सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए किया जाएगा, केवल थोक लेन देन के लिए किया जाएगा और सेकेंडरी मार्केट में किया जाएगा। अब ये क्या शब्द हैं, आप इन्हें जरा सा जान लीजिए, अदरवाइज थोड़ी सी हो सकता है कि चूक हो जाए। जब हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के दो मोटे तौर पर रूप होते हैं जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। एक तो प्राइमरी मार्केट है जहां की कंपनी सीधे सीधे अपने शेयर फ्लोट करती हैं और पब्लिक ऑफर देती हैं कि पब्लिक भी उन्हें खरीद सकती है, दूसरे संस्थाएं खरीद सकती हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वह मार्केट है जो पब्लिक ने खरीदा है, जो पब्लिक ने पहले से शेयर खरीद लिए हैं, सरकारी प्रतिभूतियां खरीद ली हैं, अब वो अपनी खरीदी हुई प्रतिभूतियों को बेच रहे हैं या दूसरों से खरीद रहे हैं, ये सेकेंडरी मार्केट है। तो यहां जो सरकारी प्रतिभूतियों की जो खरीद फरोख्त होगी वो याद रखिए कि सेकेंडरी मार्केट में होगी, प्राइमरी मार्केट में नहीं, और केवल सरकारी प्रतिभूतियों के लिए ही होगी। इसमें प्राइवेट कंपनी के जो बॉन्ड होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, वो खरीदे बेचे नहीं जा सकेंगे अभी डिजिटल रूपी के माध्यम से, राइट। हाँ, सरकार ने ये कहा है कि यदि इसमें सफलता मिली है तो फिर जो है बाद में भी इसे बढ़ाया जाएगा। सरकार ने भी सभी बैंकों को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है, उसने केवल कुछ ही बैंक चुने हैं, 9 बैंक चुने हैं जिसमें सरकारी हैं और निजी बैंक हैं, बस वे ही केवल इस तरह का लेन देन कर सकेंगे। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि जिसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं, इनफैक्ट वह है क्या। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जब हम करेंसी कहते हैं तो हमारे पास नोट के फॉर्म में है, रुपए के फॉर्म में है ना, 5 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट। जब यही फॉर्म डिजिटली हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए, आंकड़ों में तब्दील हो जाए, तो वो हो जाएगा डिजिटली रुपी। मान लीजिए कि आपको कहीं 1 लाख रुपए भेजने हैं, तो अभी आपके पास 1 लाख रुपए के नोट हैं,
उसमें 100 रुपए के हैं, 500 रुपए के नोट है, तो आप ये 1 लाख रुपए ले जाकर के बैंक को देंगे, बैंक उनकी गिनती करेगा और इसके बाद फिर जिस अकाउंट में भेजने को कहेंगे उस अकाउंट में बैंक भेज देगा। डिजिटल रुपी में ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपके पास जो करेंसी है वो केवल डिजिटल फॉर्म में है, या मोटे तौर पर कह लीजिए कि आंकड़ों के फॉर्म में है। आप बकायदे उन्हें आंकड़ों के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, खूब अखबारों में आता है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। बेसिकली वो भी एक प्रकार से डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन फर्क है, बहुत बहुत बड़ा फर्क है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह है, ये रेगुलेटेड नहीं है, यानी कि इनके पीछे सरकार के किसी बैंक का हाथ नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, या कह लीजिए कि इनके पास कानून की ताकत नहीं, आधार नहीं है। जबकि जो डिजिटल रुपी होगा इसमें बकायदे कानून का आधार होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करेगी, यानी कि ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त करेंसी होगी। मैंने थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी हैं बहुत ही सामान्य सी जानकारी देने के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ी सी आप अच्छे तरीके से तैयारी जरूर कर लें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से 2 मित्रों के नाम हैं, दीक्षा मेघवाल उदयपुर से और गौरव मेघवाल उदयपुर राजस्थान से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त